तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है जुडिशियल सिस्टम एंड स्टेट गवर्नमेंट, आपका जो न्यायपालिका से संबंधित और राज्य सरकार से संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा वो आपका पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उसका वन शॉट क्लास करवाने वाला हूँ। कैसी क्लास कराने वाला हूँ? वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूँ, जिसमें अपना यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों के चारों यूनिट को अपन पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। साथ के साथ आप सभी बच्चों को एक टारगेट दे रहा हूं कि अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और आप में से एक एक विद्यार्थी इस टारगेट को पूरा करेगा। भाई हम सब मिलकर ही इस जो चैनल के आपके सामने चैनल के हिस्सा है, तो आपको ना आपको खुद को भी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा देना और अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उन 5 विद्यार्थियों को वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से अगर प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा हूं, वहां पे इस पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे आप। जैसे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, आपको क्या करना है, ये पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं ये आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना है। फिर आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। कौन सा फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है? इसमें सर्च वाले ऑप्शन पे जाओगे, तब आपको सर्च करना है MINOR। और एक अभी विद्यार्थी का कमेंट बढ़ा था कि सर कोई पीडीएफ नहीं है माइनर नाम की। अरे क्या बताऊं मैं आपको, चलो छोड़ो जाने दो। माइनर आपको सर्च करना है तो एम छोटा सर्च करना है, MINOR के नाम से सर्च करो, मिल जाएगी पीडीएफ। एम बड़ा सर्च कर लेते हो, कैपिटल लेटर में होता है आपका एम। कितनी बार बताओ आप ये गलती करते हो, फिर बोलते हो सर नहीं मिली मेरे को पीडीएफ। समझ में आ गया? नीचे की तरफ आना है। जैसे नीचे की तरफ आओगे आपके सामने माइनर BA आज सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी और यहाँ पर 1 नंबर आपका जो पेज होगा इस पे पहुंच जाओगे, तब आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी इस पेपर की। चलिए शुरू करते हैं भाई। आपके सामने यूनिट फर्स्ट, जहां पर न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न है। कौन से? न्यायपालिका के जो 2 हिस्से होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, उससे संबंधित आपके सामने अपन प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियां और कार्यों के बारे में बताइए। कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी शक्तियां क्या होती है और उसके कार्य के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायिक संस्था है। मतलब भारत में न्यायालय से संबंधित जितनी भी संस्थाएं देखने को मिलती हैं उसमें सबसे बड़ी संस्था कौन सी है भाई? आपके सामने हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ी संस्था है उच्च न्यायालय की न्यायालयों की। वर्तमान में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, एक CJI और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल कितने? 34 न्यायाधीश देखने को मिलते हैं। उसमें एक आपका जो मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा कोलिजियम पद्धति के द्वारा की जाती है। कोलिजियम पद्धति क्या होती है भाई? आपके सामने जो एक मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए जितने भी न्यायाधीश होते हैं ना, वो जो भैया आप मुख्य न्यायाधीश है वो आपके सामने क्या करेगा, अन्य न्यायाधीशों से मिलकर एक नाम चुनेगा जो उसमें सबसे वरिष्ठ होगा उन लोगों में से, और वो राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उस पर साइन करके आपके सामने उसको चुन लेगा। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट का नागरिक बनना चाहते हो तो क्या होना चाहिए भाई? आपके सामने आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है और कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और 10 वर्ष तक वकील होना जरूरी है। मतलब 5 वर्ष तक आपको क्या करना है? उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का आपको न्यायाधीश होना जरूरी है। सॉरी, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया भाई मैंने, हाई कोर्ट का आपको न्यायाधीश होना जरूरी है या 10 साल तक आपने वकालत की हो कहीं ना कहीं पर। शक्तियां और कार्य। पहला, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद की सीधी सुनवाई। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में जो लड़ाई होती है ना आपके सामने, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकता है। जैसे अभी थोड़े से दिन पहले आपके सामने राज्यपाल वर्सेज केंद्र सरकार का जो केरल सरकार या कर्नाटक तमिलनाडु सरकार का जो मामला चल रहा था, तो इस प्रकार के जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद होती है उसकी सीधी सुनवाई करता है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार। दीवानी, फौजदार व संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनाना। मतलब दीवानी मामले कौन से होते हैं? दीवानी मामले वो होते हैं आपके सामने जो आम जो अपने मामले होते हैं ना,
भाई जो सामान्य मामले हो गए, लड़ाई वगैरह के मामले होते हैं, कोई संपत्ति का मामला हो, कोई तलाक का मामला होगा, ऐसे हो गया। कोई संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसले जो, जहां पर उच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया और वहां पर उसको, उसके विरुद्ध में कोई अपील डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको सुनने का काम करता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना, सॉरी हाई कोर्ट में जाना होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। डायरेक्ट आप मौलिक अधिकारों के अलावा और कोई मामले में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। समझ में आ गया? पारदर्शी क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने वाले कानूनी तथ्यों की सलाह देना। मतलब जो भारत में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिनियम है, उसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 143 में यह दिया गया है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, उससे किसी एक मामले पर क्या कर सकता है, उससे सलाह मांग सकता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक, अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए साथ के साथ उसको क्या माना जाता है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के नाम से, रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पहले क्या बताया था, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट के डायरेक्ट आपके सामने कहा जा सकते हैं, अपन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत अगर कोई नागरिक है, उसके जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिट जारी कर सकता है। 4 प्रकार की रिट होती है आपके सामने, उनको जारी कर सकता है। और ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 32 में दिया गया। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, आपको कमेंट बॉक्स में बात जरूर से बतानी है। अगला अभिलेख न्यायालय, इसका निर्णय भविष्य के लिए उदाहरण के रूप में रखा जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है, तो उसको भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके सामने बचा कर रख सकते हैं। भविष्य के लिए आपके सामने अगर वैसा ही मामला है तो वैसे जजमेंट देने के लिए हम आगे के लिए आपको रख सकते हैं। समझ में आ गया? अगला भाई, अगर कोई सेम मामला पहले देखा गया है और वैसा ही मामला फिर से है, तो उस मामले में जो जजमेंट दिया गया उसी के आधार पर अगला फैसला भी हम सुनाया जाता है। जजमेंट मतलब फैसला देना। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और भूमिका का क्या क्या आपके सामने वर्णन देखने को मिलता है। क्षेत्र अधिकार मतलब कितना क्षेत्र आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य में क्या होता है, एक हाई कोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें काफी बार क्या आपके सामने भाई, एक राज्य में नहीं होता तो 2-3 राज्यों का भी मिलकर एक क्या बना दिया जाता है, हाई कोर्ट बना दिया जाता है। जैसे आपका पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट आपके सामने। समझ में आ गया? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, वसीयत, विवाह, कानूनी कंपनी कानून, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद नंबर 226 के संबंधित मामलों को सुना सकता है। हाईकोर्ट में क्या क्या मामले सुने जाते हैं? कोई वसीयत से संबंधित, भाई पैसे से संबंधित कोई भी इंसान है जिसको आपके सामने वसीयत किसी और को देनी थी, किसी और को दे दी। संपत्ति के मामले, विवाह के और कानून से कंपनी हो गई, कोई कानून हो गया। मौलिक अधिकार के हनन का कानून सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नंबर 226 में देखने को मिलता है, और ये पर्सन आपको कंपटीशन में आता है भाई बहुत बार। अपीलीय क्षेत्र अधिकार, इसके अधीन निचली अदालतें जैसे जिला न्यायालय में निर्णय विरोधी अपील सुनना। मतलब क्या करता है, ये अपीलीय न्यायालय के रूप में भी काम करता है। मतलब निचली अदालतों ने जो फैसला सुनाया है उसके विरुद्ध में, मतलब कोई अगर कोई फैसला डाला जाए हाई कोर्ट में तो उसको सुनने का भी काम करता है। रिट अधिकारिता, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश जैसे आपके सामने रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति को बिना बात के किसी को क्या कर सकता है, कानूनी रूप से बंधक बना रखा तो उसको छुटाने के लिए जारी की जाती है रिट। परम आदेश मतलब आपके सामने सुप्रीम कोर्ट कोई भी अधिकारी को अपना आदेश जारी कर सकता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की रिट है वो भी कौन जारी कर सकता है भाई, हाई कोर्ट के पास भी ये अधिकार होता है कि वो इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अधीक्षण की शक्ति, अपने क्षेत्र के अधिक में आने वाली सभी निचली अदालतों के कामकाज की निगरानी करता है। क्या करता है, अपने जितने भी जो क्षेत्र, उसके नीचे जितनी भी निचले अदालत होते हैं ना, उसके सारे के सारे कामकाज होते हैं, उन सभी के कामकाजों का भी क्या करता है, देखरेख करने का काम करता है। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर न्याय का सर्वोच्च संरक्षक है। हाई कोर्ट के आपके सामने, उसके नीचे राज्य सरकार की जितनी भी चीजें आती है उन सब की संरक्षण करने का काम किसका? हाई कोर्ट का है।
यह न केवल विवादों का निपटारा करता है, मतलब ये सिर्फ आपके सामने जितने जो विवाद होते हैं, जितने भी मुख्य मुद्दे होते हैं, उन्हीं को सिर्फ निपटाने का काम नहीं करता है, बल्कि राज्य सरकार की मनमानी पर भी रोक लगाता है। मतलब राज्य सरकार होता है, उसके द्वारा जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो मनमानियां की जा रही है, अगर वो जनता की सुनाई नहीं करता है, परेशान करने काम करता है, तो उस पर भी रोक लगा सकता है। ये निचली अदालतों को क्या करता है, आपके सामने एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है। चलिए भाई यूनिट नंबर 2 की बात करें, जिसमें से अपन अगला प्रश्न पढ़ेंगे, न्यायालयिक पूर्वावलोकन क्या होता है और भारत में इसके महत्व के बारे में बताइए। तो क्या होता है न्यायिक पूर्वावलोकन? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? न्यायपालिका की वह शक्ति है। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है? न्यायपालिका की वह शक्ति होती है जिसके तहत वह संसद विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों आदेशों को संवैधानिकता की जांच करती है। अब संसद में कौन बैठते हैं भाई? आपके सामने जितने भी विपक्ष या पक्ष के लोग बैठते हैं। अब उनके मन में आ गई, जो पक्ष के लोग है भाई, जो बहुमत में होती है उसी की सरकार होती है। अब सरकार के मन में आ गई कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे क्या होगा, जनता परेशान हो सकती है, या जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, या निरंकुश सरकार बन जाए, तानाशाही सरकार न बन जाए। तो इसीलिए क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार होता है कि जो भारत की संसद कोई भी कानून पारित कर सकती है ना, वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, इस चीज की जांच कर सकता है। अगर आपके सामने सही है तो उसको फैसले को मान्यता दे देगा। अगर उसे लगता है कि इस भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको असंवैधानिक करार करके क्या कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, मतलब आपके सामने क्या करता है, अगर कोई भी कानून जो संविधान के जितने जो नियम है उसका अगर उसको लगता है कि उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय उसको शून्य या अवैध घोषित कर सकता है। मतलब उस कानून को क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है आपके सामने। महत्व की बात करें, संविधान की सर्वोच्चता यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान की सीमाओं के भीतर काम करे। इस फैसले से क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का क्या फायदा भाई? आपके सामने न्यायिक पूर्वावलोकन का यह फायदा होता है कि सरकार है वो निरंकुश नहीं हो सकती। एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्ति नहीं होती है, अलग अलग, जैसे न्यायपालिका के पास अपनी शक्तियां, कार्यपालिका के पास अपनी शक्तियां और संसद के पास अपनी शक्तियां। तो सभी के पास अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, इससे क्या होता है, सरकार है या सत्ता है वो कभी भी आपके सामने निरंकुश नहीं होती है। समझ में आ गया? मौलिक अधिकारों की रक्षा, कार्यपालिका व विधायपालिका नागरिकों की रक्षा की हनन रोकती है। काफी बार क्या करती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, क्या करती है, नागरिकों के अधिकार छीनने का प्रयास करती है। जैसे उन्होंने कोई फैसला दिया तो उनको विरोध प्रदर्शन नहीं करने देगी, है ना, इस प्रकार की चीजें होती है ना। तो इसलिए जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने का भी काम करती है। शक्ति संतुलन, ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का भी बंटवारा करती है। काफी बार क्या होता है भाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर अलग अलग सरकार हो, जैसे अगर केंद्र में बी की सरकार है और राज्य में ए की सरकार है, मान लो सी की सरकार है, तो आपस में नहीं बनेगी, है ना, तो टकराव देखने को मिलेगा। तो इस टकराव को रोकने का काम किसका होता है, आपके सामने न्यायपालिका का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। और जुडिशियल रिव्यू में सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगले वाला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता एवं जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा के बारे में बताइए। क्या होता है न्यायपालिका सक्रियता व जनहित याचिका पीआईएल के बारे में अपन पढ़ेंगे। न्यायिक सक्रियता यह वह स्थिति होती है जब न्यायपालिका अपने पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर शासन प्रणाली को निर्देश देती है। मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है भाई आपके सामने, जब न्यायपालिका ना आपका उसका जितना दायरा है उससे बाहर निकलकर शासन प्रशासन को निर्देश देती है, ताकि नागरिक है वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। क्या कर सके नागरिक, उनको जितने भी अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने का काम करे। यह अक्सर तब होता है जब न्याय कार्यपालिका और विधायपालिका अपने कार्य जो कर्तव्य में विफल हो जाती है। कब हो जाती है, जब आपके सामने जो कार्यपालिका और संसद है और आपके सामने जो उसके जितने सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो आपके सामने ढंग से काम नहीं करते हैं। तो क्या होता है भाई आपके सामने, न्यायपालिका सामने आकर फैसला लेती है। कैसे लेती है, अगर मान लो कोई भी मुद्दा था, जैसे आपके सामने थोड़ा सा दिन पहले भाई बंगाल के अंदर एक रेप केस हो गया था, या ऐसे समझ लो नीट वाला केस हो गया था, नीट का पेपर लीक हो गया था। तो क्या हुआ भाई आपके सामने, खुद से सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने क्या किया, खुद से उस मामले को संज्ञान लिया और खुद से क्या किया, उसको मामले को देखने का प्रयास किया। तो यही होता है जब आपके सामने कार्यपालिका है और जो संसद है और कार्यपालिका है, जो अधिकारी वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खुद हस्तक्षेप कर सकता है, उस मामले को देख सकता है बिना किसी के द्वारा। अगर कोई उस मामले को वहां पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे तो भी वो देख सकते हैं, उनके अंदर वो शक्तियां होती है। जनहित याचिका, परंपरागत रूप से केवल वही व्यक्ति न्यायपालिका जा सकता है जिसे अधिकारों का हनन हो।
पीआईएल किसमें दायर होती है भाई आपके सामने? जिसको लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वही व्यक्ति जनहित याचिका जारी कर सकता है। पीआईएल के तहत समाज में कोई भी जागरूक व्यक्ति या संस्था किसी भी पीड़ित पक्ष की सार्वजनिक हित के लिए आपके सामने क्या कर सकती है? न्यायालय में जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है और वो व्यक्ति भाई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है, तो कोई भी एनजीओ, कोई भी वकील है, वो क्या कर सकता है भाई? उसके पक्ष से लड़कर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जितनी निचली अदालत है उसके अंदर क्या कर सकता है भाई? आपके सामने अपनी याचिका वो डाल सकता है। जैसे पर्यावरण से संबंधित व भ्रष्टाचार से संबंधित अक्सर आपके सामने पीआईएल जनहित याचिका डाली जाती है। जनहित मतलब जनता के लिए, फायदे के लिए आपके सामने न्यायपालिका का सहारा लेना जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। जनहित याचिका का जनक किसको माना जाता है? जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। किसको माना जाता है? पीएन भगवती ने सबसे पहले आपको जो पीआईएल है उसको शुरुआत करने का काम किया था। उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों तक भी न्याय पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ। राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों व कार्यों के बारे में व्याख्या कीजिए। मतलब राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 153 में लिखा गया प्रत्येक राज्य होता है, उसके अंदर एक राज्यपाल देखने को मिलता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारा कोई भी देश का जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा उस राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब कोई जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उसमें सबसे बड़ा पद कोई राज्य में किसका देखने को मिलता है भाई? राज्यपाल का देखने को मिलता है। शक्तियां और कार्य। पहले शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, उसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करना। मतलब मुख्यमंत्री होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है आपके सामने? राज्यपाल करता है। और किसकी सलाह पर? आपके सामने मंत्री परिषद या आपके सामने जो जितनी भी जो वहां पर जो जनता चुन के आई है वो उनके बहुमत पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर आपके सामने मंत्री परिषद की क्या करता है? नियुक्ति करने का काम होता है राज्यपाल का। राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। जितना भी जो राज्य में जितने भी काम होते हैं वो किसके नाम पर होते हैं भाई? राज्यपाल के नाम पर होते हैं। विधायी शक्तियां, विधानसभा का सत्र बुलाना और उसे भंग करने का काम किसका होता है? राज्यपाल का। मतलब विधानसभा का सत्र बुलाना और उसको भंग करने का काम भी राज्यपाल का होता है। विधानमंडल द्वारा पारित राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बनते। मतलब जो विधानसभा में जितने भी कानून बनते हैं वो कैसे बनते हैं आपके सामने? राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तभी वो कानून बनकर आते हैं। उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, तथा अध्यादेश जारी भैया अगर आपके सामने संसद नहीं चल रही है और उस समय को कानून को पारित करना है तो वो कौन कर सकता है? राज्यपाल पारित कर सकता है। वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक, मनी बिल राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में नहीं पेश किया जा सकता। भाई मनी बिल होता है ना, जो कितना पैसा सरकार खर्च करेगी, इस प्रकार का जो बिल होता है उसको मनी बिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मनी बिल के नाम से जाना जाता है। और ये बिल है बिना आपके सामने जो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में हम नहीं पेश कर सकते। अगला, स्व विवेकी शक्तियां, विशेष परिस्थितियों में जैसे त्रिंकुश विधानसभा में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या कर सकता है? आपके सामने राज्यपाल निर्णय ले सकता है और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की भूमिका और शक्तियों का वर्णन कीजिए। मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद की क्या भूमिका होती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री वह राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री कौन होता है? जो राज्य होता है उसका वास्तविक प्रधान कौन दिखाई पड़ता है भाई आपके सामने? मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान के रूप में जाना जाता है। राज्यपाल उसे ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन देता है भाई आपके सामने? राज्यपाल देता है। भाई राज्य थाने भी मेरे मुख्यमंत्री करे वही हुआ सारो काम। राज्यपाल तो कौन है? एक समय आपके सामने मोर मारने को काम है राज्यपाल को तो सिर्फ। शक्तियां, भूमिका, मंत्री परिषद का प्रमुख, मंत्रियों का चयन करना। भाई मुख्यमंत्री कहो भाई हरनाथ में मंत्री बनाना चाहो तो राज्यपाल साहब हन थे के करो नियुक्ति करो की। विधानसभा विभागों का बंटवारा करना और मंत्रियों के बीच में तालमेल कौन बैठाता है? राज्यपाल का काम होता है मंत्रियों को आपके सामने चयन करना, विभागों को बंटवारा करना और सबके बीच में तालमेल बनाकर रखना। राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, मंत्रिमंडल के जो निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना। मतलब
मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है ना, उसकी जानकारी किस किसको दी जाती है भाई? आपके सामने राज्यपाल को देने का काम किया जाता है। विधानसभा का नेता सरकार की नीतियों की घोषणा करना और सदन में सरकार की बचाव करना। सरकार के जितनी भी जो नीतियां हैं उसका घोषणा करने का काम किसका होता है भाई? आपके सामने मुख्यमंत्री का होता है। किसका काम होता है? मुख्यमंत्री का काम होता है। और सदन में सरकार का बचाव भी कौन करता है भाई? आपके सामने मुख्यमंत्री करता है। समझ में आ गया? मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, वो क्या क्या निर्णय लिए गए वो राज्यपाल को कौन बताता है? मुख्यमंत्री बताता है। मुख्यमंत्री क्या करता है भाई? आपके सामने उनका चयन करना, उनके जितने विभाग, अलग अलग विभाग का बंटवारा करना किसका काम है? मुख्यमंत्री का काम है। अगले वाला प्रश्न है नियुक्ति में भूमिका। राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी का अध्यक्ष कौन बनाता है भाई? आपके सामने मुख्यमंत्री बनाता है। आपके सामने और भी अन्य जो पद होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल की सहायता से कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। समझ में आ गया ना? जो आईवीएस हो गया, आईपीएस हो गया, ट्रांसफर वगैरह सब मुख्यमंत्री के हाथों में रहते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद राज्य की नीतियों निर्धारण करता है और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पर कार्य करती है। मंत्रिपरिषद किसके इशारों पर काम करती है भाई? आपके सामने मुख्यमंत्री के इशारों पर काम करती है। विधानसभा के प्रति जवाबदेही रहती है। मिनट नंबर 4 तक बढ़ गए अपन। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। और जब भी एग्जाम देने जाओ तो अपने दोस्तों को भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करो। उनका फोन लेकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। आपका अपना ही चैनल, आप सभी विद्यार्थी प्रयास करोगे तभी अपन 25,000 सब्सक्राइबर के टारगेट तक पहुंचेंगे। राज्य विधानसभा की संरचना व कार्यों के बारे में बताइए। राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी संरचना कैसी होती है और उसके कार्य क्या होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। विधानसभा राज्य विधानमंडल को निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। विधानसभा को किसके नाम से जाना जाता है? निम्न सदन। कौन सा सदन? निचला सदन या जो निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और लोकप्रिय सदन के नाम से। कौन सा सदन? लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। आपके सामने विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जनता है क्या किसको चुनती है? आपके सामने विधानसभा के जो मेंबर होते हैं जिनको एमएलए के नाम से जानते हैं उनको चुनती है। सदस्यों की आपके सामने संख्या राज्य पर निर्भर करती है भाई। किसी राज्य की संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा तो ज्यादा मुख्यमंत्री एमएलए देखने को मिलते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या तो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं भाई। न्यूनतम 60 और अधिकतम कितने भाई? आपके सामने संविधान में न्यूनतम एक विधानसभा में 60 एमएलए हो सकते हैं और अधिकतम 500 एमएलए हो सकते हैं। इसके बीच में आपके सामने क्या कर रखा आपने? एक बाउंड्री बना रखी है। कार्यकाल एक एमएलए का कार्यकाल कितने साल का होता है भाई? 5 साल का होता है। बीच में कोई कानूनी कार्रवाई में नहीं फंस जाए, आकस्मिक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए, उसको पद कैसे न कैसे नहीं छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं होता तो 5 साल तक वो उस पद पर रहता है। विधि का निर्माण करना, राज्य सूची व सीमावर्ती सूचियों के विषय पर कानून बनाना। क्या काम होता है विधानसभा का? राज्य सूची व सीमावर्ती सूची होती है उससे संबंधित कानून बनाने का काम किसका होता है भाई? आपके सामने विधानसभा का काम होता है। वित्तीय नियंत्रण, राज्य के बजट को पारित करना। जो राज्य में जितना बजट आता है उसको पारित करना। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पारित किया जा सकता है। और जो धन विधेयक होता है उसको किस में पारित किया जाता है? विधानसभा में। विधान परिषद में हम उसको पारित नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। कहीं पर रखेंगे? विधानसभा में ही रख सकते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, मंत्रियों द्वारा प्रश्न पूछकर अविश्वास प्रस्ताव लगाकर सरकार पर नियंत्रित करना। जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। एमएलए भाई, विपक्ष के एमएलए प्रश्न पूछते हैं, आप बताओ भाई साहब हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। जल मंत्री खड़े होकर बताओ भाई कब आएगा, है ना? साथ के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण भी रहता है। निर्वाचन संबंधित कार्य, राष्ट्रपति व राज्यपाल राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेना। भाई राष्ट्रपति व राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें भी भाग कौन लेते हैं? एमएलए द्वारा भाग लिया जाता है। चलिए भाई आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में विधान परिषद की भूमिका के बारे में बताइए। राज्य में विधान परिषद की क्या भूमिका होती है? विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जैसे अपनी राज्यसभा होती है ना, वैसे आपके सामने क्या होता है? आपके सामने अपनी विधान परिषद होती है राज्य के अंदर। भारत के सभी राज्यों में ये नहीं है। आपके सामने अभी कुल 6 राज्यों में देखने को मिलती है। कर्नाटक के अंदर है ना? आपके सामने तमिलनाडु में है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है और बिहार के अंदर है। यहाँ पर 5-6 जगह आपके सामने देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिशन में भी आता है। इसमें सदस्यों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। कैसे चुनाव होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को चुना जाता है।
जिसमें स्थानीय निकाय, शिक्षकों व स्नातक व राज्यपालों द्वारा की जाती है। समझ में आ गया? भूमिका और महत्व। विचारशील सदन, यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी के लिए गए निर्णयों पर पुनः विचार करने का अवसर देती है। मतलब अगर विधानसभा में कोई कानून पारित कर दिया और उसमें कोई त्रुटि है तो विधान परिषद उसको क्या कर सकती है? सही कर सकती है। विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व है, राज्यपाल उन लोगों को मनोनीत कर सकता है जो कला, साहित्य व विज्ञान और समाज सेवा में विशेषज्ञ हैं। मतलब अगर भाई कोई बड़ो साहित्यकार है, उनको नियुक्ति दे दी, कोई आपके सामने कोई स्टूडेंट को नेता उन दे दी है ना, कोई स्पोर्ट्स में बढ़िया करे उन्हें नियुक्ति दे दी। जिससे क्या होगा? आपके सामने राज्यपाल के कर्ज का भाई उन सब लोगों को मनोनीत करता है जिससे उस क्षेत्र का जो क्षेत्र उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं और उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। अंकुश लगाना, साधारण विधायकों को कुछ समय तक विलंबित कर सकता है। भाई कोई आया को विधेयक है जिससे जनता ने नुकसान पहुंच सका है तो विधान परिषद उनके कर्ज का रोक सका है और जिससे जनता की राय को समय मिलता है। तो ये था आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है, जुडिशियल सिस्टम एंड स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का जो माइनर का पेपर होगा उसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।